तो दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे इस न्यू आईपीओ के बारे में, जिसका नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अनंत राठी वेल्थ लिमिटेड आईपीओ। तो इस वीडियो के एंड में मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस का आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बट उन क्वेश्चंस के ऊपर जाने से पहले हम बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। देखेंगे कि इसका जीएमपी कितना चल रहा है, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड और भी काफ़ी डिटेल्स होंगी इस आईपीओ के बारे में आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप मेरे हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से समझ पाएँ। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप सब ने नाम यहाँ पर पढ़ लिया है कि अनंत राठी वेल्थ लिमिटेड आईपीओ है। अब एग्जैक्टली ये कंपनी करती क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अनंत राठी वेल्थ इज़ वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सोल्यूशन फर्म्स इन इंडिया। तो बेसिकली दोस्तों ये एक नॉन बैंक वेल्थ सोल्यूशन फर्म है। अभी यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपनी इंडिया की टॉप 3 नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में काफ़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं जिनमें हम पैसा लगाते हैं, एंड वो कंपनीज़ हमारे पैसे को यूज़ करके हमें रिटर्न देती हैं, राइट। अब कुछ लोगों को इस चीज़ में हेल्प चाहिए होती है कि एग्जैक्टली कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया जाए, क्योंकि इतने सारे म्यूचुअल फंड में से किसी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना ऑब्वियसली काफ़ी डिफिकल्ट है जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो जो नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये इन्वेस्टर्स की हेल्प करते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए। तो आई होप कि आपका अब डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। दोस्तों मैंने ये जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, इसके साथ साथ कंपनी और भी कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट मेन काम इनका नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ही है। एंड साइड बिजनेस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इनके और भी काफ़ी बिजनेसेस हैं। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप लोग देख सकते हैं वेल्थ सॉल्यूशंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू इट्स क्लाइंट्स। तो ये सब चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के करंट नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 6564 यानी कि 6500 के आसपास एक्टिव क्लाइंट फैमिलीज हमें देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर चलते हैं, जिसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड उसके बाद आप लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस जो कि हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो दोस्तों किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें कंपनी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कंपनी की बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि कंपनी के रेवेन्यूज़, कंपनी के प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले उस चीज़ के ऊपर एक नज़र यहाँ पर मारते हैं। हम फिलहाल इस ईयर को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली हम 3 कॉलम्स को कंपेयर करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इन्हें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपेयर यहाँ पर कर सकते हैं। तो 31 मार्च 2019 की बात करें तो टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं 2841 का यहाँ पर देखने को मिल रहा था, यानी कि 284 करोड़ का रेवेन्यू। इसके बाद दोस्तों 2020 मार्च में देखें तो यहाँ पर छोटी सी ग्रोथ देखने को मिली, एंड लगभग रेवेन्यू 336 करोड़ के आसपास देखने को मिला। 2021 में आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के अंदर, 279 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यही चीज़ प्रॉफिट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि 2021 में प्रॉफिट 45 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि 2020 में 61 करोड़ के आसपास का था, एंड उससे पिछले साल की बात करें तो 58 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अब दोस्तों हम कंपनी को इन 3 ईयर्स के डाटा से जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे कंपनी की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म की हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं सिर्फ 3 ईयर के डाटा से। इसलिए ना ही हम कंपनी को अच्छा बोल सकते हैं ना ही बुरा। एंड दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जब भी कंपनी ने अपना आईपीओ लिस्ट करवाना होता है, यानी कि स्टॉक को लिस्ट करवाना होता है, तो उससे पहले के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको अच्छा ही पेश किया जाता है। चाहे कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी भी रही हो, फिर भी उन रिजल्ट्स को अच्छा दिखाया जाता है, ताकि जब कंपनी की लिस्टिंग हो यानी कि आईपीओ ओपन हो तो उसकी सब्सक्रिप्शंस अच्छी रहे, एंड कंपनी की लिस्टिंग में कोई रुकावट या फिर नेगेटिव जीएमपी के साथ लिस्टिंग होती हुई नज़र ना आए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंपनी के आईपीओ से कुछ देर पहले के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अक्सर अच्छे ही देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रीज़न की बात करें कि इस आईपीओ को क्यों मार्केट में लेकर आया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर आर टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो दोस्तों जब भी बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग की बात सामने आती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका मतलब यही होता है कि ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। तो प्रोमोटर्स की जेब में डायरेक्टली ये पैसा जाता है, ये पैसा कंपनी में नहीं जाता है,
जब भी हमें OFS देखने को मिलता है। एंड बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग के केस में ये अक्सर हमें OFS ही देखने को मिलता है। तो इसके बाद दोस्तों IPO की डिटेल्स की बात करें, आप देख सकते हैं कि IPO की ओपनिंग आज के दिन देखने को मिली थी December 2 को, एंड क्लोजिंग हो रही है December 6 को। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की है। एंड प्राइस बैंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 530 रुपीज़ से लेकर 550 रुपीज़ के बीच में देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों कितने शेयर्स का एक लॉट है, 27 शेयर्स का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 27 ही रहेगी, ऑब्वियसली एक लॉट रहता है। स्टॉक की लिस्टिंग होगी BSE एंड NSE दोनों पर। एंड दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑफर फॉर सेल। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में ऊपर बोला था कि जब भी बात होती है बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग की तो अक्सर ये ऑफ़र फॉर सेल के ही केस में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स के पास ही जाएगा, उनकी जेब में जाएगा, कंपनी के बीच में पैसा नहीं जाएगा जो भी इस IPO से इकट्ठा होगा। तो अगर प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं OFS के जरिए, दोस्तों ऑब्वियस ही बात है उनके स्टेक्स कम होंगे। तो आइए उनके करंट स्टेक देखते हैं कि कितने हैं एंड लिस्टिंग के बाद उनके कितने स्टेक्स हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की वो 74.73% की देखने को मिल रही है एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग हो जाएगी 48.82% की। तो IPO के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें 48 या आप लोग बोल सकते हैं लगभग 49% के आसपास देखने को मिलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आती है टेंटेटिव टाइम टेबल की। सो बेसिकली टाइम टेबल क्या रहने वाला है इस IPO का, जैसा कि मैंने बताया December 2 को ओपन होने वाला है, December 6 को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो December 9, यानी कि December 9 को पता लगेगा कि किसको अलॉट हो चुके हैं एंड किसको नहीं। उसके बाद जिनको नहीं हुए उनको December 10 को रीफंड्स इशू कर दिए जाएंगे, यानी कि इनिशिएट हो जाएगा प्रोसेस रीफंड्स का। एंड जिनको अलॉट हो जाएगा उनके डीमैट अकाउंट में 13 December को स्टॉक्स आ जाएंगे। एंड लिस्टिंग डेट यहाँ पर 14 December की देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये हमें टाइम टेबल देखने को मिल रहा है इस IPO का। एंड ऑब्वियस ही बात है ये एक टेंटेटिव डेट्स हैं, यानी कि कोई श्योरिटी नहीं है। ये दिन आगे या पीछे, एक दो दिन आगे पीछे हो सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है। जो टेंटेटिव डेट्स होती हैं उन पर ही हमें ये सब चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो कि है नंबर ऑफ़ लॉट्स, कितने अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लॉट्स आप 13 अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 351 नंबर ऑफ़ शेयर्स, जिसके लिए आपको पैसा चाहिए 1,93,000 के आसपास। एंड मिनिमम लॉट्स की बात करें तो एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं 27 शेयर्स, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताए गए थे। लगभग 15,000 के अराउंड चाहिए आपको उसके लिए, जो कि अक्सर हर एक IPO में हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों कुछ टाइप्स रहती हैं, यानी कि कुछ कैटेगरीज सब्सक्रिप्शन की। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आज कितने गुना सब्सक्रिप्शन हुई है किस कैटेगरी में। सबसे पहले क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उनकी तरफ से बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है, सिर्फ 0.01 टाइम्स की। नेक्स्ट दोस्तों NIIs यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उनकी तरफ से सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। लगभग आप लोग बोल सकते हैं 2 गुना की सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है, यानी कि 1.93 टाइम्स के आसपास। रिटेलर्स की बात करें तो पब्लिक की बहुत ही बेहतरीन सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने, यानी कि काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है पब्लिक ने, 2.5x की सब्सक्रिप्शन। एम्प्लॉयज़ का भी कोटा होता है बीच में, आप लोगों को पता होगा, तो उनकी तरफ से काफ़ी कम इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0.42 टाइम्स का। तो जो कोटा एम्प्लॉयज़ के लिए रखा गया था उसमें से हाफ से भी कम एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू सभी कैटेगरीज का कि क्या सब्सक्रिप्शन हमें फर्स्ट डे ऑफ IPO के ऊपर देखने को मिली है। अब दोस्तों बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि आप लोगों के द्वारा हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर पूछे गए, एंड उनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस जिनका आंसर करना बहुत ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों इन क्वेश्चंस के आंसर को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें यहाँ पर तो देखिए IPO क्या होता है, एक तरह से नई कंपनी होती है जिसके बारे में डिटेल्स भी हमारे पास अच्छे से अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि सिर्फ 3 साल का डाटा अवेलेबल है अगर हम रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स के डाटा की बात करें, जिससे हम कंपनी को अच्छे से जज नहीं कर सकते हैं। एंड जो प्री IPO का डाटा होता है, यानी कि जो IPO से पहले के 1-2 साल का डाटा होता है, उसे जानबूझकर अच्छा ही दिखाया जाता है ताकि IPO की लिस्टिंग अच्छे से हो सके। तो इसलिए हम कंपनी को बुरा या अच्छा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। बट किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की, कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो आइए एक नज़र मारते हैं कि आज के दिन GMP हमें कितना देखने को मिला था इस कंपनी का। देन हम आंसर करेंगे आपके इस क्वेश्चन का कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि GMP से हमें कुछ हिंट्स मिलते हैं IPO के रिलेटेड
अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आज का जीएमपी देखकर ही हम सीधा बता देंगे इसको अप्लाई करना है नहीं करना है। कुछ और भी बातें हैं जीएमपी के रिलेटेड जो कि जीएमपी देखने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले यानी कि 28 नवंबर को हमें आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल रहा था एंड 3 दिन तक कांस्टेंट रहा 100 रुपीज़। देन 1 दिसंबर को एंड 2 दिसंबर को यानी कि आज के दिन इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट 2 दिन से ये 125 रुपीज़ पर कांस्टेंट है। तो पहले 3 दिन 100 रुपये पर कांस्टेंट रहा, देन थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ एंड अब लास्ट 2 दिन से कल के दिन एंड आज के दिन 125 रुपीज़ के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 125 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है एंड प्राइस बैंड 530 से हमें 550 का देखने को मिल रहा है। तो आप मान लेते हैं इसके बीच का नंबर जो कि है 540। तो अगर हम इस जीएमपी को यानी कि 125 को डिवाइड करते हैं 540 से एंड इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो वो लगभग 23% के अराउंड हमें देखने को मिलती है। यानी कि अगर लिस्टिंग के टाइम पर या फिर आप मान लीजिए कि आज के दिन ही ये स्टॉक लिस्ट हो जाता है तो आपको 23% तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जो कि एक बुरा प्रॉफिट नहीं है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है जिनको भी ये शेयर्स अलॉट होंगे। पर दोस्तों मेन बात ये है कि अभी स्टॉक की लिस्टिंग में यानी कि आईपीओ की क्लोजिंग में काफ़ी दिन पड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि दिसंबर 6 को आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, तो आज के दिन दिसंबर 2 को हमें 125 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि 150 तक भी चला जाए 6 दिसंबर को, बट हो सकता है कि ये 100 रुपये से भी नीचे आ जाए। तो इसलिए अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जो आपका क्वेश्चन था कि इसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं लास्ट डे तक वेट करूँगा एंड लास्ट डे जो भी इसका जीएमपी देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करूँगा। अगर तो जीएमपी 15% से भी कम देखने को मिलेगा फिर मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ 15% के रिवॉर्ड के लिए हम अपनी कैपिटल का रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कंपनी एक तो नई है, ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कंपनी के बारे में, असली डिटेल्स लिस्ट होने के बाद ही पता चलती हैं, जिनको एनालाइज करके हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी इतनी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल आईपीओ को जीएमपी देखकर ही लास्ट वाले दिन मैं अप्लाई करूँगा। अगर 15% से कम ग्रे मार्केट प्रीमियम हुआ तो मैं नहीं करूँगा एंड अगर 15% से ज़्यादा हुआ तो मैं डेफिनेटली इसमें अप्लाई करूँगा। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो मोस्टली लोगों के द्वारा पूछा गया था वो यही था कि इसका जीएमपी कितना देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि आज के दिन 2 दिसंबर को लगभग 125 के अराउंड देखने को मिल रहा है, जो कि 23% के अराउंड बनता है अगर हम परसेंटेज में बात करें तो दोस्तों ये 2 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे इस आईपीओ के रिलेटेड। आई होप कि मैंने आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। एंड अगर आप लोग के कोई और क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप लोग नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अपने क्वेश्चंस टेक्स्ट कर सकते हैं। हम सबके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना एंड ऐसी ही मार्केट की डेली अपडेट्स को मिस ना करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।